नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में हमने यंग के द्विछिद्र या द्विस्लिट है ना या द्विझिर्री प्रयोग में व्यतिकरण प्रतिरूप को पर्दे पर प्राप्त किया था। वैज्ञानिक यंग ने वहां पर तरंगा के विभाजन के द्वारा दो कला संबद्ध स्रोत S1 व S2 प्राप्त किए है ना। S1 व S2 से उत्सर्जित तरंगिकाएं या तरंग जब उभयनिष्ठ क्षेत्र में अध्यारोपित होती हैं तो पर्दे पर एक व्यतिकरण प्रतिरूप यानी व्यतिकरण पैटर्न बनता है। इस पैटर्न में हमने बताया था एकांतर क्रम में है ना। मैं थोड़ा शॉर्ट में इधर दिखाया था, एकांतर क्रम में है ना सर। एक मिनट, जो सीन डेवलप होता है उसको मैं दिखा देता हूं आपको। पहले एक को छोड़कर एक है ना, एक एक के अंतर में। तो जैसे ये एक फ्रिंज ये है साहब। अब इसको मैं इतना डार्क तो नहीं करूंगा, वैसे करूंगा। इसको ब्राइट कह दो आप, ये ब्राइट फ्रिंज है ना, यानी ये ब्राइट और ब्राइट के बीच में डार्क के। अब ये ब्राइट को मैंने ऐसे करके दिखा दिया थोड़ा सा, ताकि आप उसी को समझ लो क्या साहब ये चीज है ना। और ये डार्क, तो कहने का मतलब जो व्यतिकरण प्रतिरूप था उसमें दीप्त फ्रिंजें दिखती हैं, पट्टियां जिन्हें कहते हैं अपन दीप्त फ्रिंज, और उनके बीच में एकांतर क्रम में यह आपको दिख रही है डार्क फ्रिंज, इन्हें अपन कहते हैं अदीप्त फ्रिंज। तो साहब जब भी आप पर्दे पर अगर ऐसा देख रहे हो कि एकांतर क्रम में दीप्त फ्रिंजें हैं, अब दीप्त को इंग्लिश में बोलेंगे ब्राइट, और उनके बीच बीच में डार्क फ्रिंजें हैं यानी पट्टियां हैं, तो आप समझ जाइए वह जो आप देख रहे हो वो व्यतिकरण प्रतिरूप है। क्लियर सब? तो सब पैटर्न में ये दिखाई देता है। अब हाइगेन इसको स्पष्ट करेंगे कि सब व्यतिकरण प्रतिरूप में ऐसा क्यों दिखता है। ठीक है ना। तो हाइगेन तरंग सिद्धांत द्वारा व्यतिकरण की व्याख्या है ना। हाइगेन तरंग सिद्धांत द्वारा व्यतिकरण की व्याख्या। ठीक है साहब। तो व्यतिकरण में क्या दिखता है ये यंग ने दिखा दिया अपने प्रयोग से। अब क्यों दिखता है इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं हाइगेन। हाइगेन स्पष्ट करेंगे कि एकांतर क्रम में यानी एक को छोड़कर एक के अंतर में दीप्त व अदीप्त फ्रिंजें क्यों दिखाई देती हैं, है ना। अब देखो तरंग का ये सब तरंग है ना, जो धनात्मक दिशा में अधिकतम आयाम है इससे अपन शंग कहते हैं। ये धनात्मक दिशा में अधिकतम आयाम, और जो ऋणात्मक दिशा में अधिकतम आयाम है इससे हम कहते हैं गर्त। ठीक है साहब। तो कहने का मतलब अब हाइगेन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि तरंग का संचरण शंग और गर्त के पदों में होता है। मतलब दो क्रमागत शंगों के बीच में गर्त होगा और दो क्रमागत गर्तों के बीच में शंग होगा। अब अपन क्या करते हैं कि सब शंग को तो दिखा देते हैं रेड पेन से, है ना, और गर्त को दिखा देते हैं येलो पेन से।
क्लियर साहब? तो सब अब आपको यहां पर मैं पैटर्न दिखाने लगता हूं। थोड़ा सा ये जो चित्र बनेगा ये कठिन है, फुर्सत में बनने वाला चित्र है। बस मैं तो आपको बता दूंगा कि हाँ, दो क्रमागत दीप्त के बीच में अदीप्त फ्रिंज बनेगी, मैं तो इतना दिखा सकता हूं। एग्जैक्ट बन भी जाए, बाकी एग्जैक्ट बनाना बहुत फुर्सत का काम है। आप प्रोसेस तो एटलीस्ट समझ ही जाएंगे ना। तो सब मैं कोशिश करता हूं एग्जैक्ट दिखाने की, लेकिन ये तो क्लियर हो जाएगा कि एकांतर क्रम में क्यों बनता है ना। तो ये सब सोर्स है ना, ये सोर्स यहां पे रख देते हैं अपन एस। सोर्स सिलिट रूप में हो सकता है, सोर्स एक संकीर्ण भी हो सकता है ना, यानी उत्सर्जित तरंगांक बेलनाकार भी हो सकता है, गोले भी। अब इससे कुछ दूरी पर हमें दो छिद्र वाला गत्ता रखना है। तो देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो इसलिए मैं थोड़ा इनको यूं यूं करके बनाऊंगा ताकि मेरे गैप है ना इक्वल डिस्टेंस पे देना है अपने को। गैप जो देना है वह समान दूरी पर देना है ना। तो समान दूरी पर देना है तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया ना। देखो साहब ऐसे करता हूं मैं कुछ ना कुछ, ताकि ये काम क्या थोड़ा सा जटिल है। ये जो गैप देंगे अपन, ये देखो एक तो सीधी रेखा कितना जरूरी है और ये गैप समान दूरी पर आना जरूरी है। ये जो गैप आ रहा है ना, ये थोड़ा सा इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे आना चाहिए है ना। ये सेंटर, अरे यार, ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे आना चाहिए है ना। अब थोड़ा सा उस ऊपर वाले को डिस्टर्ब कर लेते हैं, सॉरी है ना, ऊपर वाले को अपन डिस्टर्ब कर लेते हैं। अब बराबर दिख रहा है आई थिंक है ना। ये थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं हल्का सा। ये सब गैप बराबर डिस्टेंस पर आना जरूरी था। अब मेरे कहने का मतलब जो आप घर पे बनाओगे तो बनाते समय ध्यान रखना कि ओस से ये जो गैप है वो समान दूरी पर आए है ना। अब अपन तरंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा कि शंख को मैं रेड से बना देता हूं, ये भी इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए, ये ध्यान रखें आप। ये शंख है ना, इक्वल डिस्टेंस पे होना जरूरी है। अगर इस इक्वल डिस्टेंस में नहीं है तो फिर गड़बड़ है ना साहब, फिर आप समझ जाना गड़बड़। इनके बीच में, दो शंखों के बीच में गर्त होगा। चलो गर्त को येलो से बनाना है अपने को है ना। ये सब गर्त को येलो से बनाना है, ये गर्त को अपन ने बीच में। ये सब डिस्टेंस जो है ना, एक्चुअली चित्र में जहाँ दिक्कत होती है, जो एक्यूरेसी नहीं आने की बात होती है, वो एक्यूरेसी नहीं आने की बात इसलिए होती है कि शंख और गर्त समान डिस्टेंस पे बनने चाहिए। अब देखो छिद्रों के स्थान पर देखो है ना, यानी एक तो आप यहां देखो इस जगह पर, एक आप यहां देखो है ना। ये छिद्र है, यहां पर तरंगा आके टूट जाता है, टकराता है, टकराएगा टूटेगा। तो सब ये कला संबद्ध स्तोत्र का काम करेंगे S1 और S2 से। तो इसीलिए मैंने कहा था कि यंग ने जो दो कला संबद्ध स्तोत्र प्राप्त किए वह तरंगाग के विभाजन से प्राप्त किए। देखो तरंगाग यहाँ छिद्र पे आके टकराया और टकराते ही आपने साफ दिख रहा है कि वो भी वहां से भी तरंग निकलेगी, यहां से भी, तो दो स्तोत्र डेवलप हो गए। अब वापस शंख गर्त है ना, तो पहले शंख बना देता हूं मैं ना। अब वो इक्वल डिस्टेंस ही लेनी है, बस यही सबसे बड़ी दिक्कत है। ये देखो साहब, अब वो इक्वल नहीं आएगी तो दिक्कत हो जाएगी। ये एक प्रॉब्लम है जो आपको समझना पड़ेगा है ना। ये मैंने S1 से निकाल दिया।
अब H2 से वही इक्वल है ना। अब मैं तो देखो जस्ट आइडिया से निकाल रहा हूं, है ना। आपको मैंने बता ही दिया कि ये इक्वल आना चाहिए, है ना। थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, चलो इसको मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है तो इसको तो अभी मैनेज कर भी दूंगा मैं, है ना। ये थोड़ा सा है ना। चलो इनको तो अभी जस्ट हाथ जहाँ मैनेज कर सकते हैं वहां कर देता हूं मैं, है ना। ये सब इधर भी मैंने 1 2 3 4 5 बना दिए, इधर भी 1 2 3 4 5 बना दिए, ठीक है। अब इनके बीच में गर्त है, गर्त को किससे बनाएंगे अपन? येलो से। तो सब देखो इनके बीच में गर्त है, ये गर्त, ये गर्त, शंख के बीच में। ये क्या है, जैसे आप इक्वल डिस्टेंस पे बनाओगे बहुत शानदार बनेगा, बहुत शानदार चित्र बनेगा। तो सब 5 ही गर्त S2 में बना दिया। अब S1 में भी बनाना है। ये देखो ये शंख के बीच में गर्त, है ना। ये देखो ये शंख के बीच में गर्त, और मैंने उतने ही गर्त बना दिए जितने शंख बनाए, है ना। अब देखो यहां पर रख देते हैं अपन स्क्रीन यानी पर्दा, ठीक है। इस पर्दे पर मैंने आपको बता दिया, मैं यही कह पाऊंगा कि हाँ पर्दे पर दीप्त व अदीप्त पिंजें एकांतर क्रम में बनती हैं। अब देखिए साहब, अब मैं पेन लेता हूं, ब्राइट के लिए ले लेता हूं मैं दिए ब्लू कलर, है ना। ठीक है साहब, ब्राइट के लिए। अब देखो जहां शंख पर शंख अध्यारोपित होगा, एक तरंग का शंख दूसरी तरंग के शंख पर गिरेगा तो तरंगें समान कला में होंगी। जहां एक तरंग का गर्त दूसरी तरंग के गर्त पर गिरेगा वहां भी तरंगें समान कला में होंगी। और जब तरंगें समान कला में होंगी तो संपोषी व्यतिकरण के कारण दीप्त फ्रिंज का निर्माण होगा। क्लियर? दोबारा सुने, अपन ने एक तो S1 स्रोत ले रखा है, एक S2। S1 से उत्सर्जित तरंग के शंख पर S2 से उत्सर्जित तरंग का शंख दोनों अध्यारोपित होते हैं, एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं, एक दूसरे पर गिरते हैं, शंख पर शंख। क्लियर? या S1 से उत्पन्न तरंग का गर्त S2 से उत्पन्न तरंग के गर्त पर गिरता है, तो शंख जब शंख पे गिरेगा, गर्त गर्त पर गिरेगा, तो शंख और शंख समान कला में है और गर्त भी समान कला में है। तो शंख पर शंख गिरे, गर्त पर गर्त गिरे तो तरंगें इसका मतलब समान कला में अध्यारोपित हुई। और हम पढ़ चुके हैं कि समान कला में तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तीव्रता अधिकतम हो जाती है, जिसे हम संपोषी व्यतिकरण करते हैं, और संपोषी व्यतिकरण में दीप्त फ्रिंज निर्मित होती है। अब देखो मैं सेलेक्टिव बता पाऊंगा, देखो इस जगह है ना, यहां पर गर्त पे गर्त गिरा, यहां पे देखो शंख पे शंख दीप्त बनेगी, यहां गर्त पे गर्त, यहाँ शंख पे शंख, यहाँ गर्त पर गर्त, यहाँ शंख पर शंख और यहाँ गर्त पर गर्त। इस जगह पर दीप्त फ्रिंज बनी। ये सब मैं आपको यहाँ पर ऐसे दिखा देता हूं, दीप्त फ्रिंज देखिए ऐसे, ये दीप्त है। चलो और देखें, ये देखो यहाँ पर शंख पर शंख है, गर्त पर गर्त है, शंख पर शंख है, गर्त पर गर्त है, शंख पर शंख है, गर्त पर गर्त है। तो आप यहां भी देखें इस जगह, तो यहां पर भी क्या बनेगी साहब, पर्दे पर वही दीप्त फ्रिंज बनेगी। और चलो चलते जाओ ना, ये तीर की बजाय थोड़ा सा बिना तीर के, थोड़ा सा तीर थोड़ा अच्छा नहीं लगा ना, तीर के बजाय अपन ऐसे सिंपल रेखा खींचते हैं, ये से सिंपल रेखा खींचते हैं।
ठीक है। अब आ जाओ इधर, ये देखो शंख पर शंख है, गर्त पर गर्त है, शंख पर शंख, गर्त पर गर्त, शंख पे शंख, गर्त पर गर्त। अगर आप यहां भी देखें तो यहां भी क्या बनी, ये दीप्तफिंज बनी। तो जहां एक तरंग का शंख मतलब पीली पीली और लाल लाल एक दूसरे पर येलो येलो तो गर्त गर्त है, रेड रेड तो शंख शंख है। तो जहां रेड पे रेड गिरा, देख लो आप जहां मैंने लिखा वहां पर, और जब येलो पे येलो गिरा वहां पर तरंगे समान कला में, और तरंगे समान कला में तो संपोषी व्यतिकरण के कारण दीप्तफिंज बनेगी, है ना। एक जगह और दिखाता हूं, ये दो जगह और ये देखो येलो पे येलो, रेड पे रेड, ये थोड़ा सा बस ये देखो थोड़ा ये चेंज हो जाता है, ये देखो यहाँ मुड़ गई, तो इसलिए अब ये सीध में नहीं आया। तो क्या है, हर जगह नहीं आ पाते। यहाँ भी ऐसे देखोगे तो अपन तो इतना ही देखें, नहीं तो क्या है वो कंप्लीटली एक सीधी रेखा में नहीं आ पाते, सब बहुत मुश्किल होती है, मैं जानता हूँ, है ना। वो एक सीधी रेखा में बस यहाँ तक आ गई, बहुत सही है ना। अब डार्क को मैं बना देता हूँ ग्रीन कलर से, है ना। अब देखो सब, एक तरंग का शंख दूसरी तरंग के गर्त पर गिरता है, ये दोनों विपरीत कला में हैं, इनके मध्य कलांतर पाई है, 3 पाई है, 5 पाई है। जहां तरंग पे एक तरंग का शंख दूसरी तरंग के गर्त पर गिरता है, यानी रेड और येलो जहां गिरते हैं, आप तो रेड येलो याद रख लो, क्योंकि अपन ने शंख को रेड से दिखाया और गर्त को येलो से दिखाया। तो जहां शंख और गर्त अध्यारोपित होते हैं, एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं, तो वहां पर तरंगे विपरीत कला में होती हैं, और तरंगे विपरीत कला में हैं तो विनाशी व्यतिकरण के कारण वहां पर अदीप्त फ्रिंज बनेगी। अदीप्त को मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं। अब अपने को तो ये देखना है दीप्त के बीच में अदीप्त आती है नहीं आती है। देखो साहब, इन दोनों के बीच में देखें अपन, ये देखो, ये यहाँ पर मैं इनकम्प्लीट है, थोड़ा सा कंप्लीट करके दिखाऊं। देखो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर, है ना, और ये देखो इन दोनों के बीच में नहीं बना ना, ये इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो जहां नहीं है वहां मैं बना के दिखा रहा हूं। एक्चुअली नहीं है का मतलब जान करके नहीं बना रहा, मतलब वहां दिख नहीं रहा हो तो इसलिए बना दिया। चलो, है ना। अब मैं रेड पर आपको क्या देखना है, रेड और ब्लू, रेड एंड येलो। देखो इन दोनों के बीच में देखो रेड येलो, यहाँ गर्त है, ये रेड येलो, यहाँ शंख और गर्त है, यहाँ भी शंख और गर्त है, यहाँ भी ये शंख और गर्त है। यानी अगर आप देखें तो इन दोनों के बीच में, अब देखो फुलफिल होना चाहिए था वैसे तो, ये अदीप्त फ्रिंज बनेगी, है ना, डार्क फ्रिंज, क्लियर। ऐसे यहाँ देखो, ये शंख और गर्त यानी येलो और रेड, ये 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 येलो और रेड। तो यहाँ पर इनके बीच में डार्क फ्रिंज बनेगी, है ना। तो कहने का मतलब अपने का मतलब हाइगेन, है ना। अब आप चित्र को पहले एक बार ध्यान से देख लो, मैं सामने से हट गया। है ना साहब, अब चित्र में आपको साफ दिख गया। तो सब हाइगेन ने स्पष्ट कर दिया कि जब प्रकाश तरंग के रूप में संचित होता है तो उनके बीच जब उभय निश्चित में अध्यारोपित होगा, यानी एक दूसरे पर गिरेगा, तो दीप्त व अदीप्त फ्रिंजें एकांतर क्रम में उत्पन्न होंगी। लॉजिक समझा दिया कि जहां शंख पे शंख गिरता है, गर्त पर गर्त गिरता है, वहां तरंगे समान कला में है।
समान कला में तो समपोषी व्यतिकरण के कारण दीप्त फ्रिंज का निर्माण होगा। और जहां एक तरंग का शंख दूसरी तरंग के गर्त पर गिरता है या दूसरी तरंग का शंख पहली तरंग के गर्त पर गिरता है, तो वहां पर तरंगे विपरीत कला में होने के कारण विनाशी व्यतिकरण दिखाई देगा। ठीक है साहब, तो ये हो गया सब व्यतिकरण का हाइगेन द्वारा स्पष्टीकरण। क्लियर? अब आ जाओ सब व्यतिकरण प्रतिरूप के, अब अंदर घुसते हैं। ये तो हम समझ गए, आप भी समझ गए कि व्यतिकरण में क्या होता है ना। अब व्यतिकरण प्रतिरूप में जो फ्रिंजें बनती हैं, अब उनकी चौड़ाई को अपन ज्ञात करेंगे, है ना। तो सब फ्रिंज चौड़ाई का मापन है ना। अब अपने को फ्रिंज चौड़ाई का मापन करना, फ्रिंज चौड़ाई को अपन बताते हैं बीटा से, है ना। तो कहने का मतलब फ्रिंज चौड़ाई मापनी, फ्रिंज चौड़ाई मापने का जो भी मैं चित्र बनाऊंगा, उस चित्र में कुछ भौतिक राशियां इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। ये इंट्रोड्यूस भौतिक राशियां अब एंड तक चैप्टर में काम आएंगी। तो सब अब ज्यादा कोई डीप अपने को फिगर तो बनानी नहीं है ना, सिंपल सी फिगर बनानी। ये पर्दा है ना, ये मिडल पॉइंट मध्य बिंदु। इधर भी आपने कला संबद्ध स्तोत्र यानी 2 छिद्र वाला गत्ता रखना, ये रख दिया, सब सिंपल है ना, कोई नथिंग स्पेशल। इस बिंदु को ओडेश कह दो, यहां पर रख दिया आपने सोर्स मूल स्रोत। यह आपके S1 और S2 कला संबद्ध स्रोत का काम करेंगे, 2 छिद्र। अब देखो डिस्टेंसेस को अब क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड किया जा रहा है। कला संबद्ध स्रोत से पर्दे की दूरी को अब पूरे चैप्टर में क्या बोलेंगे, कैपिटल T। कला संबद्ध स्रोत के बीच की दूरी अब पूरे चैप्टर में किससे बताई जाएगी, स्मॉल d से, है ना। ये सब यहां से अब तो सिंपल ही अपन ने एक बार एक्सप्लेन कर ही दिया, अब आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अब आपको क्या है कि केंद्र पर फ्रिंज नहीं लेनी, फ्रिंज तो पूरे पर्दे पर बन रही है ना। आप देखो चित्र को, पूरे पर्दे पर फ्रिंज बनेगी, है ना। आपको पूरे पर्दे पर बनने वाली फ्रिंजों में केंद्र को छोड़ के कोई सी भी फ्रिंज ले लेना। मुझे चाहिए पथ का अंतर। अगर मैं केंद्र पे लूंगा, देखो सब मैं आपको बता देता हूं, है ना। ये मैंने अगर केंद्र पर ले लिया, अब देखो S1 से O और S2 से O दोनों तरंगों की लंबाई बराबर है। जब तरंगों की लंबाई बराबर है तो स्वाभाविक है पथ बराबर है, और पथ बराबर है तो दोनों से वहां तक पहुंचने वाली तरंग के बीच पथांतर 0 है। तो कहने का मतलब वह तरंग मत लो जहां पथांतर, या वो फ्रिंज मत लो जहां पथांतर 0 हो। उसके अलावा और कहीं ले लो, फ्रिंज तो पूरे पर्दे पर बन रही है ना। तो सब मेरे कहने का मतलब किसी कोण थीटा पर ले लो, ये सब थीटा कोण पर यहां ले लो, कोई फ्रिंज आपने चूज कर ली। अब ये दीप्त यानी ब्राइट भी हो सकती है, अदीप्त भी हो सकती है। कौन से नंबर की, 5वीं भी हो सकती है, 8वीं भी हो सकती है, 10वीं भी हो सकती है ना। नंबर के हिसाब से मैं इसकी दूरी को कहता हूं XN। ठीक है साहब, nवीं फ्रिंज। अब nवीं दीप्त है कि nवीं अदीप्त है, वो तो अपन अभी कंसीडर करेंगे। अब साहब मैं अलग पेन का यूज करूं मैं, है ना, मुझे अब अलग पेन यूज करना पड़ेगा। चित्र बड़ा करके
एक बार आपको दिखा दिया मैंने, है ना। अब बात को ध्यान से समझें। जब बिंदु P पर फ्रिंज बनी तो स्वाभाविक रूप से S1 से भी तरंग पहुंचेगी और S2 से भी पहुंचेगी। जब दोनों तरंगें अध्यारोपित होंगी तभी जाकर क्या बनेगी, है ना, तभी जाके फ्रिंज का निर्माण होगा। क्लियर? तो सब फ्रिंज के निर्माण के लिए कला संबद्ध स्रोत S1, एक मिनट, है ना, कला संबद्ध स्रोत S1 व S2 से तरंगों का पहुंचना आवश्यक है। ठीक है सर, एक मिनट, इसको शॉर्ट कर लें, कैसे लॉन्ग हो रहा है। देखो एक मिनट करता हूं मैं इसको। चलो, है ना। तो सब S1 व S2 दोनों जगह से P पर तरंग पहुंचना जरूरी है। अब देखना ध्यान से, ये S1 से जाने वाली तरंग S1P और ये S2 से जाने वाली तरंग S2P। इन दोनों तरंगों के अध्यारोपण से वहां पर फ्रिंज का निर्माण होता है। अब देखो आप, S1P की लंबाई कम है, यानी पथ S1P छोटा है, और S2P की लंबाई ज्यादा है, यानी पथ S2P बड़ा है। तो सब बिंदु P पर तरंगों के मध्य पथांतर, है ना, पथांतर डेल्टा कितना सा, S2P में से S1P घटा दो, ये पथांतर को डेल्टा से दर्शाते हैं। अब सब S2P में से S1P को हम घटाना और पथांतर ज्ञात करना है। तो सब देखो, उसके लिए मैं क्या करता हूं, S1 से S2P पर लंब डाल देता हूं। ये मैंने लंब डाल दिया S1Q। अब आप देखेंगे कि सब मैं लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझा दूं, है ना। यदि D मच लेस देन कैपिटल D, ये D पर्दे की दूरी की तुलना में बहुत अल्प है, तो अपन कह सकते हैं S1P और QP ये दोनों बराबर हैं। S1P और QP बराबर है, इसलिए पथांतर कितना हो सब, पथांतर डेल्टा बराबर S2P माइनस S1P किसके बराबर हुआ, ये देखो आप, S2Q के बराबर हो गया। ये सब पथांतर हो गया। क्लियर? तो सब ये पथांतर दिया। अब ये कोण थीटा है, तो आप बाय ज्योमेट्री प्रूव कर सकते हैं कि ये भी कोण थीटा होगा। अब देखो सब, यहां से दो तरीके निकलते हैं, तीन भी निकल सकते हैं, मेरे को तो दो ही ध्यान है। अपने को ये पथांतर ज्ञात करना है। अपने पर ट्राइंगल दो हैं, एक तो देखो आप O'P O, और एक ट्राइंगल है S1 S2 Q। पहले तो पथांतर समझिए ना आप, S1P एक तरंग की लंबाई, S2P दूसरी तरंग की लंबाई, दोनों तरंगों के पथ का में समान नहीं, दोनों तरंग लंबाई समान नहीं है। इस तरंगों की लंबाई का अंतर यानी S2P और S1P का जो अंतर है उसको कहते हैं पथ का अंतर। तो हमें पथ का अंतर ज्ञात करना है, तो मैंने S2P में से S1P घटा दिया। ये लेंगे, अगर ये लेंगे तो पथांतर 0 होगा, क्योंकि S1O बराबर S2O। तो ये तो मैंने लिया ही नहीं, है ना, मैंने लिया P बिंदु पे, जहां पे पथ का अंतर हो वहीं आपको लेना है। अब ये लिख दिया मैंने पथांतर। अब D मच लेस देन कैपिटल D, ये फुर्सत में समझने वाली बात है, आप सोचना भी नहीं समझ आया तो मैं बताऊं। तो S1P और QP तो बराबर होंगे, तो फिर पथ का अंतर कितना हुआ, S2Q। तो मैंने लिख दिया कि पथ का अंतर S2Q के बराबर है। अब अपना कोई बहुत ज्यादा खतरनाक काम नहीं है, हमें क्या करना है, देखो
त्रिभुज अपने को लेना है ओडेश PO, ओडेश PO। अब इसमें जो भुजाएं दिख रही हैं बस उनका अनुपात ले लो। OP दिख रही है आपको XN, ये लंब है। D दिख रहा है, ये आधार है। लंब बटे आधार को कहते हैं 10, तो डायरेक्ट 10 निकाल लो। तो देखो मैं 10 थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार, ये लो सब। इसी प्रकार है ना, इसी प्रकार एक और ट्रायंगल दिख रहा है आपको S1Q S2। इसी प्रकार त्रिभुज S1Q S2 है ना, दिख रहा है। मैं अब इसमें ये तो कर्ण तो D और S2Q डेल्टा यानी पथांतर, अपने को पथांतर चाहिए। तो इसमें भी जो अनुपात मैंने दर्शा रखे, जिनको संकेत दे रखे, बस उन भुजाओं का अनुपात ले लो जिनको संकेत दे रखे। ये सबसे अच्छा वर्ड हुआ, मुझे भी पहले कभी ध्यान नहीं आया था। जिनको मैंने संकेत दे रखा है आप केवल उनका अनुपात ले लो। तो ये क्या है, लंब, और ये क्या है, कर्ण। लंब और कर्ण से साइन निकलेगा, तो सब साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। ठीक है सर, कर्ण या D है, इससे S1 S2। यदि थीटा अल्प है तो साइन थीटा लगभग किसके बराबर होता है, 10। भाई अगर थीटा अल्प है तो साइन थीटा भी थीटा होता है और टेन थीटा भी थीटा ही होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब सब 1 और 2 से, 1 व 2 से, है ना, 1 व 2 से देखो आप, डेल्टा अपॉन D इज इक्वल टू XN अपॉन कैपिटल D। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैपिटल D क्या है, कला संबद्ध स्रोत से पर्दे की दूरी। स्मॉल d क्या है, कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी। XN क्या है, केंद्र से nवीं फ्रिंज की दूरी, है ना। यानी पथांतर इज इक्वल टू XN D अपॉन कैपिटल D। ये सब आपके पथांतर निकल गया। अब इससे आप फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करोगे। अब फ्रिंज चौड़ाई क्या है, पहले फ्रिंज चौड़ाई की मैं आपको डेफिनेशन दे दूं, है ना। अब फ्रिंज चौड़ाई की गणना करने के चालू कर देंगे अपन। देखो, है ना, ये फ्रिंज है, ये दीप्त है जो मैंने एक कॉर्नर बनाया और बीच में ढार के, है ना। 2 क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच दूरी, ये देखो, है ना, या 2 क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच दूरी, ये देखो, को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। दोबारा सुन ले परिभाषा को। 2 क्रमागत दीप्त, ये वाली दीप्त है और ये वाली दीप्त है ना, उसको थोड़ा सा ऐसा ढंग से कर दूं यहां पे ना। 2 क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच दूरी, है ना, या 2 क्रमागत अदीप्त फ्रिंज, इधर अदीप्त ये अदीप्त, इनके बीच की दूरी, इसे कहते हैं फ्रिंज चौड़ाई। तो अब अपन ने फ्रिंज चौड़ाई की सारी तैयारी कर ली, है ना। अब अपने को 2 क्रमागत दीप्त फ्रिंज के बीच का दूरी अंतराल या 2 क्रमागत अदीप्त फ्रिंज के बीच का दूरी अंतराल यानी फ्रिंज चौड़ाई निकालनी है। उसके लिए मैंने आपसे कह दिया था ये सारी डिस्टेंसेज अब रजिस्टर्ड कर दी गई हैं, स्टैंडर्डाइज कर दी गई हैं, और पथांतर निकालने के लिए इस केंद्र को छोड़कर आप कहीं भी फ्रिंज ले लेना, चाहे नीचे ले लेना चाहे ऊपर, क्योंकि केंद्र के लिए पथांतर 0 है और पथांतर 0 आ जाएगा तो अपन डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। तो सब इस केंद्र को छोड़कर ऊपर या नीचे कहीं भी फ्रिंज कंसीडर कर लेना, और जो फ्रिंज आप कंसीडर करोगे
जो भी आपने कंसीडर करना है, कंसीडर करोगे, है ना, उसके लिए पथांतर जरूर होगा। इस पे ही पथांतर नहीं होता, इस पे पथांतर 0 होता, ऊपर पथांतर होता नीचे, ये पथांतर आप निकाल लेना। अब देखो साहब, मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं। केस फर्स्ट है ना, यदि बिंदु P पर एनवी डीप्थ फ्रिंज निर्मित हो, मान लीजिए बिंदु P पर एनवी डीप्थ फ्रिंज का निर्माण होता है, ठीक है, दूरी xn कर ही दी आपने। अब एनवी डीप्थ फ्रिंज के लिए पथांतर आप जानते हो, डेल्टा बराबर एन लैम्डा, आपको व्यतिकरण में समझ ही दिया है ना। रखो सब 3 से एन लैम्डा बराबर एक्सएन डी अपॉन कैपिटल डी, यानी केंद्र से एनवी डीप्थ फ्रिंज की दूरी एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये सब बहुत काम का फॉर्मूला है ना। ये है मध्य बिंदुओं से एनवी डीप्थ फ्रिंज की दूरी का फॉर्मूला। ये न्यूमेरिकल आते हैं साहब, इस पे मैं कहीं लिख देता हूं, है ना, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, तो मैं इसको यहाँ से हटा के थोड़ा लैंग्वेज डाल दूँ ना, क्योंकि ये आपको इम्पोर्टेंट है, काम आएगी, है ना। तो लिख देता हूँ, है ना, फिर भले जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट होगी वहाँ लिखनी पड़ेगी, है ना। इसलिए बिंदु ओ से एनवी डीप्थ फ्रिंज की दूरी, है ना। तो सब अब यहाँ लिख देता हूं, एक्सएन इज इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल। न्यूमेरिकल है साहब इस पर, इसलिए इस पर विशेष गौर फरमाइएगा आप, है ना। ये समीकरण नंबर 4 के लिए, जिसको मैंने बॉक्स में किया है इसका तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जिसको मैं बॉक्स में डालूं, है ना, इसको तो बॉक्स से बाहर निकालता हूं, क्योंकि बॉक्स वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बॉक्स वाला इंपॉर्टेंट है, इसको बॉक्स से बाहर निकालता हूं, है ना। तो जिसको मैंने बॉक्स से लगा दूंगा, आप उसको ध्यान से कॉपी कर लेना, ये काम की चीज है साहब। इस पे आपके जो कंपटीशन देते हैं उनके भी काम। अब ये तो होगी केंद्र से एनवी डीप्थ फ्रिंज की दूरी, ठीक है, एनवी की होगी। अब अगली की ले ले या पिछली की ले ले, मतलब n+1v या n-1v, कोई से भी ले लो, है ना। तो सब आता है n+1v डीप्थ फ्रिंज की ओ से दूरी, है ना। एनवी की तो आपको पता है इससे, ये रही। अब n+1v, तो देखो ये अपन ने ले ली x n+1v। अब n की जगह क्या लिख दें, n+1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। देखो आप, है ना, ये अपन ने ये एनवी थी, अब अपन ने अगली ले ली तो n+1 लिख दिया। ये समीकरण नंबर 5, वो 4 है, ठीक है साहब। अब ये n+1v अगली, यानी अगर वो चौथी है तो ये 5वीं है, वो 10वीं है तो ये 11वीं है, वो 8वीं है तो ये 9वीं है। अगली है ना, वो nवीं है, ये n+1v है। अब देखो परिभाषा में मैंने क्या बोला था, खटाखट आ जाओ, है ना। मैंने क्या बोला, दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच दूरी। तो मान लीजिए ये nवी है
तो ये कौन सी हुई, n+1 है ना। अब इन दोनों के बीच की दूरी कौन है, अदीप्त फ्रिंज की हो जाएगी, क्योंकि दीप्त के बीच में कौन होगी, अदीप्त फ्रिंज होगी, है ना। तो बस आ जाओ खटाखट, है ना। अतः क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच दूरी, मतलब दीप्त फ्रिंजों के बीच दूरी मतलब किसकी चौड़ाई, उनके बीच में कौन है, अदीप्त, मतलब अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, है ना। जब क्या आ गई सब, बीटा इज इक्वल टू 5वीं माइनस 4थी, 8वीं माइनस 7वीं, 10वीं माइनस 9वीं, तो n+1 माइनस nवी, है ना। तो सब निकाल लो खटाखट, बीटा n+1 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, ये अपन ने n लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, ये सब बार बार थोड़ा सा जाना पड़ता है, ये n लैम्डा डी। तो सब अब प्रेम से समझ लो, 2 मिनट का काम है। ये दीप्त है, ये दीप्त है, मैंने nवीं दीप्त निकाल ली, उसकी अगली निकाल ली, यानी 5वीं 6ठी, 8वीं 9वीं। अब इन दोनों के बीच की दूरी, तो इन दोनों के बीच की दूरी तो किसकी चौड़ाई होगी, किसकी चौड़ाई जाएगी, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आएगी, है ना। बीच में अदीप्त है, तो मैं अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आपको दिखाने जा रहा हूं, है ना। चलो सब खटाखट, बीटा इज इक्वल टू ये सब n लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी प्लस लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी माइनस n लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, ये खत्म। यानी फ्रिंज चौड़ाई जो अदीप्त फ्रिंज की है वो कितनी है, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ये सब व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई, इसको समीकरण ए दे दो, स्पेशल है नहीं। तो व्यतिकरण में जो पर्दे पर आपको फ्रिंजें दिखती है उसकी चौड़ाई ये। लेकिन अब क्या होता है, अगर एग्जाम में आपसे फ्रिंज चौड़ाई का डेरिवेशन आए तो आप एक ही करके आना, है ना, एक ही करके आइएगा। क्यों, लेकिन फिलहाल तो अपन पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में आ सकता है कि यार ये तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है, ये अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है। एक मिनट उसको अंडरलाइन कर दूं मैं, भाई आपके दिमाग में आएगा कि ये किसकी चौड़ाई है, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है, क्या पता दीप्त किससे अलग हो। तो मुझे तो लेने दो, मुझे तो आपको तो दिखाने दो। आप एग्जाम में 2 मत करके आना, बहुत लंबा डेरिवेशन हो जाएगा ये। तो आपको एग्जाम में 2 डेरिवेशन नहीं करने हैं, आपको तो एक ही करना है ना। तो सब अब ध्यान से केस सेकंड लेता हूं मैं, यही ले लेता हूं, चलो यहीं ले लेना। केस सेकंड, यदि बिंदु P पर nवीं अदीप्त फ्रिंज निर्मित हो। केस फर्स्ट में तो अपन ने कहा था कि बिंदु P पर nवीं दीप्त फ्रिंज का निर्माण हो, ऐसा कहा था। अब अपन कह रहे हैं कि भाई बिंदु P पर जरूरी तो है नहीं कि अदीप्त फ्रिंज ही बने, बिंदु P पर दीप्ति बने, बिंदु P पर अदीप्त भी बन सकती है। मैं यहां तो अपन ने कर लिया था ना, ये लिया कि साहब यदि बिंदु P पर nवीं दीप्त फ्रिंज निर्मित हो, तो दीप्त फ्रिंज के लिए आपने लिख दिया था पथांतर डेल्टा बराबर n लैम्डा, फिर ये निकाल लिया। लेकिन जरूरी थोड़ी है, बिंदु P पे तो कुछ भी बन सकता है। तो मैंने आपको सेकंड केस लेके दिखा दिया
कि यदि बिंदु P पर nवीं अदीप फ्रिंज निर्मित होती तो nवीं अदीप फ्रिंज के लिए पथांतर 2n-1 लैम्डा बटा 2 है ना। अपन पथांतर संपोषी विनाशी में पहले ही जान चुके, तो कितना आएगा सब 2n-1 लैम्डा अपॉन 2। ये मैंने आपको व्यतिकरण में समझा दिया था पथांतर। अब सब यहां से वापिस ये समीकरण 3 उठाओ, 3 से है ना, बाकी तो सब वही सही। समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से, वहां भी मैंने नाम लिखा नहीं लिखा क्योंकि समीकरण वगैरह लिखना या 3 से लिख दिया ना। ठीक है, डेल्टा का मान रख दो तो 2n-1 लैम्डा अपॉन 2 है ना, बाकी ये जो अपनी जगह है इससे, तो सब ये रख दिया 2n-1 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू xn स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। एक बार देख लेता हूं मैं भी थोड़ा सा, ठीक है, यही है ना, ये आगे सब। इसलिए O से nवीं अदीप्त फ्रिंज, अब अदीप्त की बात चल रही ना, अदीप्त फ्रिंज की दूरी है ना, तो बिंदु O से nवीं अदीप्त फ्रिंज की दूरी निकालो यहां से, xn बराबर 2n-1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2D। फॉर्मूला काम का है सब, जो काम के उनको मैं बॉक्स में कर ही रहा हूं कंटिन्यू, है ना। ये समीकरण जाएगी 6, ठीक है ना, है ना। 4-5 तो ये 4 तो अपनी दीप्त में गई, nवीं दीप्त फ्रिंज की दूरी, और ये अगली n+1वीं, ये इंपॉर्टेंट है सब, है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं, जिसको मैंने बॉक्स में नहीं किया, बॉक्स में वाले सारे इंपॉर्टेंट, उस पर न्यूमेरिकल है ना। तो ये सब nवीं दीप्त फ्रिंज की केंद्र से दूरी है। अब ये 5वीं है तो 6ठी निकाल लें, ये 6ठी है तो 7वीं निकाल लें, ये 7वीं है तो 8वीं निकाल लें, अगली निकाल लें, पिछली भी निकाल सकते हो, ऐसी बात नहीं है। आप ये 7वीं है तो 6ठी निकाल लो, एक कम निकाल लो, ये 8वीं है तो 7वीं निकाल लो, एक कम निकाल लो, पर 2 क्रमागत है ना, तो सब अगली वाली निकाल लेते हैं क्योंकि पहले भी अगली वाली निकाली। ऐसे कैसे, अतः n+1वीं दीप्त फ्रिंज की, सॉरी अदीप्त है ना, अदीप्त फ्रिंज की O से दूरी है ना, निकालो सब, xn+1। अब यहां थोड़ा सतर्क रहना आप, ये देखो 2n की जगह लिखना बस n+1 -1। यहां पर अगर आपने थोड़ा सा भी गड़बड़ कर दिया तो लफड़ा पड़ जाएगा। बस केवल आपको इस स्मॉल n की जगह ही n+1 मेंशन करना है। तो ये आ गया साहब xn+1 इज इक्वल टू 2n+2 -1, तो ये हो गया 2n+1। देखना ध्यान से, 2n+2 में से एक घटा दिया ना, लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2D। ये सब अब वापस मैं पीछे ले जाऊं आपको, है ना, फिर मैं आपके सामने आ जाता हूं, बस मेरे को लास्ट करना। ये देखो, ये अदीप्त फ्रिंज, ये भी अदीप्त फ्रिंज, 2 अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी का अंतराल, तो 2 अदीप्त फ्रिंजों के बीच में दूरी में कौन है, दीप्त है, तो 2 अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी का अंतराल मतलब दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो सब पहले आपने अदीप्त की निकाली थी, अब किसकी निकाल लेते हैं, दीप्त की। तो देख लेंगे दो, है ना, तो ये nवीं है अदीप्त, तो ये अगली मतलब n+1वीं है ना, यानी ये 5वीं है तो वो 6ठी है, ये 6ठी है तो वो 7वीं है, ये 10वीं है तो वो 11वीं है। तो 2 क्रमागत दीप्त या 2 क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी के अंतराल को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं।
तो सब दो क्रमागत अदीप्त फिंजों के बीच दूरी मतलब दीप्त फिंज की चौड़ाई, उनके बीच तो दीप्त है ना, बस फाइनल। ये लो साहब, अगला पेपर लेना पड़ेगा मुझे ना। अतः क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच दूरी, यानी क्या कहते हैं इसको, दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, तो उनके बीच में कौन है, दीप्त फ्रिंज है ना, मतलब दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है ना। इसको अपन बीटा डैश से, इसको अंडरलाइन कर दूं थोड़ा सा फोकस करने के लिए, इसको अपन दर्शा देते हैं बीटा डैश से। तो साहब 7वीं माइनस 6ठी, 8वीं माइनस 7वीं, यानी एक अधिक में से पिछली वाली घटा दो, तो xn प्लस 1 में से xn घटा देते हैं, है ना। ये आप ले लो सब, अब यहां से देख लो xn प्लस ये 2n प्लस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d, तो साहब दिखा दिया मैंने एक बार, 2n प्लस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d माइनस, है ना, इसमें से साहब ये पीछे वाली अदीप्त घटा देते हैं, 2n माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d, है ना। तो 2n माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d, है ना। तो जो जो कॉमन आ रहा है पहले वो ले लेते हैं, लैम्डा डी अपॉन 2d, इसको तो कॉमन कर लो, दोनों में से आ रहा है। अब यहाँ हो गया 2n प्लस 1 माइनस 2n और माइनस माइनस प्लस 1, तो 2n से 2n कट गया, यानी बीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन 2d, और 1 और 1 2 से 2 कट गया, यानी ये किसकी चौड़ाई थी, एक मिनट है ना, यानी बीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, ये समीकरण बी। अब एक बार मैं आपको पीछे ले जाता हूं, थोड़ा साइड में खड़ा होके देखो सब, है ना। हमें फ्रिंज चौड़ाई का मापन करना है ना। यहां पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, किन्हीं दो क्रमागत दीप्त या क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के मध्य दूरी के अंतराल को फ्रिंज चौड़ाई बीटा कहते हैं। ये तो होगी डेफिनेशन। मैंने आपसे सिंपल ही कहा है कि एक तो डिस्टेंसेज स्टैंडर्डाइज होंगी, कला संबद्ध स्रोत से पर्दे की दूरी, क्योंकि न्यूमेरिकल बनते हैं कला संबद्ध स्रोतों के बीच में दूरी, एनवी, अब एनवी फ्रिंज दीप्त तो चाहे दीप्त, आपको बस केंद्र को छोड़कर कोई सी भी फ्रिंज ले लेनी है जिसमें पथ का अंतर हो, ऊपर लो चाहे नीचे लो, पथांतर निकाल लिया। अब आप कंसीडरेशन कर रहे हो कि अगर बिंदु पी पे एनवी दीप्त बनती तो एनवी दीप्त फ्रिंज की कैंसर दूरी न्यूमेरिकल है इस पे, है ना। इसके बाद अगली निकाल ली, पिछली भी निकाल सकते थे आप, एनवी तो n-1 भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये दो क्रमागत होगी, वो पांचवी, तो ये छठी, तो दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच दूरी, और दीप्त फ्रिंजों के बीच में कौन होगी, अदीप्त फ्रिंज, तो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ये निकल गई।
बीटा बराबर लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, है ना। अब सब हमें ये, मैं आपसे तो कह रहा हूँ कि आप तो इसके आगे बढ़ना ही मत, अगर एग्जाम में रहता तो यहीं एंड कर देना, आपका काम यहीं एंड कर देना, नहीं तो डेरिवेशन लंबा पड़ जाएगा, है ना, टाइम शॉर्ट हो जाएगा। अब सब मान लो हम ये देखना चाहते हैं कि अरे तो अदीप फ्रिंज की चौड़ाई, क्या पता दीप्त की अलग हो, तो सामने बिंदु पी पर एनवी अदीप फ्रिंज निर्मित हो, ऐसा मान लिया। अदीप फ्रिंज के लिए पथांतर, आपको पथांतर तो याद रखने ही पड़ेंगे, देखो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। अब ये अपन ने पथांतर में समीकरण 3 में रख दिया। अब ये देखो अपने पास फॉर्मूला आ गया एनवी अदीप फ्रिंज की केंद्र दूरी का, है ना, ये यहाँ पर आ गया था एनवी अदीप फ्रिंज का केंद्र दूरी, ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल। अब ये एनवी तो अगली निकाल लिया आपने, ये अगली निकाल ली, है ना, n+1v। अब दोनों के बीच का दूरी का अंतराल, अदीप फ्रिंजों के बीच में कौन सी फ्रिंज होगी, दीप्त होगी, तो मतलब दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आ गई। अब आप देखें समीकरण ए व बी से बीटा इज इक्वल टू बीटा डैश, यानी दीप्त व अदीप फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती। फिर इस पर ज्यादा चर्चा में नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, इसको फिलहाल क्लोज करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि फिर चर्चाएं तो बहुत है ना, तो इसलिए अभी ज़्यादा चर्चा न करें, नहीं तो फिर अगले में क्या बोलेंगे और यहाँ बोलने लगेंगे तो टाइम ज़्यादा खप जाएगा, है ना। तो अभी इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, फ्रिंज चौड़ाई अपने न्यूमेरिकल यहाँ से क्रिएट होने लग जाएंगे, फिर अपन एनसीईआरटी वगैरह के न्यूमेरिकल खींचेंगे, है ना। तो बस आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।